बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज की इस वीडियो में हम एक नॉवेल के ऊपर बात करने वाले हैं। स्पेसिफिकली हम इसका थीमेटिक और क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करने वाले, बल्कि हम समरी के ऊपर बात करेंगे, कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे और इस नॉवेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट इस नॉवेल से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसके ऊपर मैं थीमेटिक एनालिसिस के ऊपर बात करूंगी। सो आज की इस वीडियो में हम समरी के एस्पेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस नॉवेल के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है डेविल ऑन द क्रॉस बाय नगुगी थियांगो, जो कि एक अफ्रीकन कीनियन राइटर हैं। आज की इस वीडियो में हम इस नॉवेल के ऊपर बात करने वाले हैं। इस नॉवेल को मैंने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इस नॉवल के ऊपर बात करेंगे, इसके कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, देन मैं एक्सप्लेन करूँगी कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है, कि इनमें कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे इसकी सेटिंग के ऊपर और फिर इसके टाइटल के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी है, और उसके बाद हम इसकी समरी को डिटेल में कवर करेंगे एंड एट द एंड मैं इस नॉवल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर हम इस नॉवल के ऊपर बात करें, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नॉवल लिखा है नेगुगी थियांगो ने, जो कि एक अफ्रीकन राइटर हैं, ठीक है। उन्होंने स्पेसिफिकली कीनियन सोसाइटी के ऊपर इस नॉवल के अंदर बात की है। ओरिजिनली ये जो वर्क है ये लिखा गया था गीक्यू लैंग्वेज में, जिसको पब्लिश किया था 1980s में, ठीक है। नेगुगी का मानना ये था कि अगर हम वेस्टर्न लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, तो इट मीन्स कि हम उनके स्लेव बन रहे हैं, ठीक है। और ये नॉवल उन्होंने स्पेसिफिकली अपने लोगों के लिए लिखा था, ना कि आउटसाइडर्स के लिए। इस वजह से उन्होंने नेटिव लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। लेकिन बाद में 1 साल बाद उन्होंने इस वर्क को खुद ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज और 1982 में इसको पब्लिश किया, ठीक है, ताकि इनका जो पर्सपेक्टिव है वो वेस्टर्न बाहर की दुनिया तक भी पहुंचे। लेकिन इनिशियली उन्होंने अपनी गीक्यू लैंग्वेज में लिखा था, ताकि वो स्ट्रिक्टली अपनी नेटिव लैंग्वेज को ही री करें। इस नॉवल के अंदर उन्होंने अफ्रीकन लोगों की वॉइस को हमें बताया है, वॉइस को हम तक पहुंचाया है, स्पेसिफिकली कीनियन कल्चर और सोसाइटी के बारे में, ठीक है। ये नॉवल कीनियन सोसाइटी के बारे में है, ठीक है, उनकी स्ट्रगल के बारे में, उन लोगों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को इस नॉवल के अंदर प्रेजेंट किया है, ठीक है। और इसके अलावा लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म के ऊपर बात की गई है इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। ये नॉवल परफेक्ट एग्जाम्पल है न्यू कॉलोनियलिज्म की, ठीक है। इस नॉवल में बताया गया है कि किस तरह से जो कॉलोनाइजर्स हैं वो यहाँ से चले गए हैं, ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, बट स्टिल इनडायरेक्टली वो हमारी स्टेट को अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि सिचुएशन पहले से ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। और इस नॉवल के अंदर हमें पता लगता है कि जो लोग हैं वो माओ माओ अपराइजिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो कीनियन सोसाइटी थी, कीनियन जो कंट्री है, उन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी थ्रू मोमो अपराइजिंग। ये एक रिवोल्ट था जो इन्होंने चार्ज किया था अगेंस्ट कॉलोनाइजर्स, ठीक है। इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर के तरीके से इन्होंने कॉलोनाइजर्स को यहाँ से भगाया था, ठीक है। ये मोमो अपराइजिंग हुई थी 1952 और 1960। लेकिन इस नॉवल के अंदर जो टाइम पीरियड बताया गया है दैट इज 1980s। इट मीन्स कि आफ्टर 20 years ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी जो सिचुएशन है वो कुछ बेहतर नहीं हुई, बल्कि ज़्यादा ही ख़राब हुई है, ठीक है। निगूही ने इन सब चीज़ों के ऊपर, इन सब एस्पेक्ट्स के ऊपर इस नॉवल के अंदर बात की है। ओके, दैट वाज द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द नॉवल, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड, एक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए कि ये नॉवल असल में है किस बारे में, ठीक है। समरी भी आपको तभी समझ आएगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इस नॉवल के अंदर जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली मेजर कैरेक्टर्स के ऊपर ही बात करूंगी, ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारे माइन्यूट
कैरेक्टर्स हैं, माइन्यूट इन अ सेंस कि उनका सिर्फ ज़िक्र है, ठीक है? वो किस तरह से वो मैं आगे आपको फर्दर बताऊँगी, लेकिन अभी मैं स्पेसिफिकली जो मेजर कैरेक्टर्स हैं मैं उनका ही ज़िक्र करूँगी, ठीक है? ताकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो और फिर आप समरी के साथ भी रिलेट कर सकें, राइट? सो हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है दैट इज़ जकिंता वेरिंगा, ठीक है? जो हमारे पास मेन प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल के अंदर में, ये एक लड़की है, ठीक है? और काफ़ी नौजवान है, खूबसूरत है, ब्लैक वुमन है, ठीक है? जो कि एक इंजीनियर बनना चाहती है, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा विक्टिम रही है सेक्सुअल अब्यूज़ का। सो ये हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर है। देन हमारे पास आ जाता है सेकंड दैट इज़ डेविल्स फीस्ट। ये एक टर्म है जिसमें हमारे पास डिफरेंट गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है? सो इस नॉवल के अंदर एक फेस्टिवल होता है जिसमें डिफरेंट गेस्ट इनवाइटेड होते हैं, ठीक है? सो इन सबको जनरली एक टर्म दी गई है डेविल्स फीस्ट, ठीक है? सो डेविल फीस्ट में हमारे पास आ जाते हैं एलीट्स क्लास, ठीक है? उसके बाद रिच लोग, फिर थीव्स, रॉबर्स, कैपिटलिस्ट, इंपीरियलिस्ट, ठीक है? और सम फॉरेनर गेस्ट एज वेल, ठीक है? सो ये वो सब लोग हैं जो कीनियन लोगों को, जो कीनियन सोसाइटी के लोग हैं उनको सब्जुकेट कर रहे हैं, ठीक है? और इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं कॉलोनाइजर्स के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है रिच ओल्ड मैन फ्रॉम निगोरिका। ये एक शुगर डैडी है, ठीक है? जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी वेरिन का, ठीक है? उसका शुगर डैडी था। ये उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड होता है, ठीक है? उसको प्रेग्नेंट करता है और फिर उसको छोड़ देता है, ठीक है? सो ये भी अगेन हमारे पास एलीट क्लास कैपिटल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है रॉबिन मोवोरा। ये एक बस ड्राइवर है, ठीक है? जितने भी लोग फीस्ट पे जाते हैं, ये उन सब लोगों को लेके जाता है, ठीक है? सो ये एक बस को ऑन करता है और उसके थ्रू ये लेके जाता है। ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है? जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी को गॉड मानता है, ठीक है? सो ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है मिटोरी, ठीक है? जो कि एक आम सा हार्ड वर्किंग आदमी है, ठीक है? और ये भी फीस्ट के अंदर जाता है, लेकिन ये एंटी कैपिटलिस्ट है, ठीक है? यानी कि ये वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? ये एंटी कैपिटलिस्ट है, डिफरेंट किस्म के रिवॉल्ट्स के अंदर, कैंपेन्स के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? और ये कैरेक्टर 2 दफ़ा जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है वेरिंगा, उसको सुसाइड करने से भी बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है गिकैंटी प्लेयर, जो कि हमारे पास इस स्टोरी का नरेटर भी है, ठीक है? ये हमें ये पूरी स्टोरी को रिकाउंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है वनगारी, जो कि एक पीजेंट वुमन है, ठीक है? ये भी एंटी कैपिटलिस्ट है, ठीक है? इसको 2 दफ़ा पुलिस अरेस्ट करती है इस नॉवल के अंदर, ठीक है? ये भी हिडन वे में फीस्ट के ऊपर जाती है, लेकिन ये जो कैपिटलिस्ट हैं, रोबर्स हैं, थीव्स हैं, उनको पकड़वाना चाहती होती है पुलिस को, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है गोटीरिया, जो कि एक रिच आदमी है, ठीक है? ये एक म्यूजिशियन बनना चाहता है जो अमेरिका गया था, और ये एक एल्बम को कंपोज करना चाहता है जिसमें कीनियन हिस्ट्री को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। इसको लगता है कि हमारा जो कीनियन कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। सो ये एक एल्बम को कंपोज़ करना चाहता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है द डेविल। ये हमारे पास कोई मेटाफोरिकल और एलेगोरिकल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि इसकी हमें प्रेज़ेंस मिलती है इस नॉवल के अंदर। असल में ये वही कैरेक्टर है जो इस पूरे फीस्ट को हेल्ड करता है, ठीक है? और डिफरेंट लोगों को इनवाइट करता है, ठीक है? सो डेविल ये हमारे पास एक प्रॉपर कैरेक्टर आता है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर आता है द बॉस किहारा। ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर का बॉस है जहाँ पे वेरिंगा काम करती थी, लेकिन ये अगेन सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश करता है वेरिंगा को, लेकिन वो उसको मना कर देती है, ठीक है? क्योंकि वो पहले ही एक विक्टिम रही है शुगर डैडी से, ठीक है? वो उसको मना कर देती है और फिर वो उसको फायर कर देता है जॉब से, ठीक है? नेक्स्ट मेरे पास कैरेक्टर आता है जॉन किमवाना। ये एक्स बॉयफ्रेंड है वेरिंगा का, ठीक है? ये भी उसी ऑफिस में काम करता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि का जो बॉस है वो उसको सेक्सुअली
अल्यूर करने की कोशिश करता है और उसने उसको मना किया था, तो वो उसका कसूर निकालता है कि नहीं तुम्हारा ही कसूर है, ठीक है? तो उसका बॉयफ्रेंड भी उसको छोड़ देता है, ठीक है? सो ये थे हमारे पास मेजर कैरेक्टर्स इस नॉवल के अंदर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इस नॉवल की सेटिंग के ऊपर। ये पूरा नॉवल हमें 2 सिटीज़ के अंदर नज़र आता है, ठीक है? यानी कि ऑन एंड ऑफ 2 ही सिटीज़ का ज़िक्र है इस नॉवल के अंदर। द वेरी फर्स्ट वन इज़ इल्मोरोक, ठीक है? ये एक फ़िक्शनल प्लेस है जिसको निगुगी काफ़ी दफ़ा अपने नॉवेल्स के अंदर इस एक ही जगह को यूज़ करते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट प्लेस है हमारे पास नैरोबी सिटी, ठीक है? और कीनियन सोसाइटी इन जनरल हमारे पास इस नॉवल की सेटिंग आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम इस नॉवल के टाइटल के ऊपर बात करें कि इसका क्या मतलब है, ठीक है? सो ये एक मेटाफोरिकल टाइटल है, डेविल ऑन द क्रॉस। सो आप लोगों ने डेविल ऑन द क्रॉस तो नहीं, क्रूसिफिकेशन के बारे में तो आपने सुना होगा। सो बेसिकली ये आइडिया जीसस क्राइस्ट से लिया गया है कि जिस तरह से जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था फॉर अ गुड कॉज, ठीक है? इसी तरह से डेविल को भी क्रूसीफाई किया गया है, लेकिन इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है, कोई अच्छा बेनिफिट नहीं है। असल में ये एक मेटाफोरिकल टाइटल है जिसमें जो डेविल ऑन द क्रॉस है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलोनाइजर्स को, ठीक है? यानी कि जब इंडिपेंडेंस ली गई थी तो कॉलोनाइजर्स को इस कंट्री से निकाला गया था, ठीक है? कीनियन सोसाइटी से, यानी कि उसको क्रूसीफाई किया गया था जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट। लेकिन उसका कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी भी वो सब कुछ इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेल्ड है, ठीक है? सो ये एक एलेगोरिकल मेटाफोरिकल काइंड ऑफ टाइटल है जो कि समटाइम्स ट्रिकी है। सो यहाँ पे जो डेविल है ये स्पेसिफिकली कैपिटलिस्ट को, रिच क्लास को, ठीक है, इस तरह की जो मेजर हमारे पास एलीट क्लास आ जाती हैं, ठीक है, और किस तरह से वो सरप्राइज करते हैं हमारी लोअर क्लास को, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो अब हम बात करेंगे इस नॉवल की समरी के ऊपर जो कि हमारा मेन फोकस है इस वीडियो के अंदर। सो नॉवल स्टार्ट होता है हमारे नरेटर के साथ, ठीक है? वो स्टोरी को नरेट करते हैं और लोगों को बताते हैं स्टोरी के बारे में। पहले जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होता है, इजी नहीं फील कर रहा होता अपनी स्टोरी को नरेट करते हुए, लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा लोग फोर्स करते हैं तो फिर वो स्टोरी को नरेट करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हमें अपनी मिस्टेक्स से हमें सीखना चाहिए, ठीक, और ये बहुत ही सोरोफुल स्टोरी है और हमें ट्रुथ का पता होना चाहिए, ठीक है? सो वो स्टोरी को नरेट करना शुरू कर देता है। सो स्टोरी स्टार्ट होती है विद द कैरेक्टर वेरिंगा जो हमारे इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट भी है। विरिंगा एक यंग लेडी है और जो कि टीन एज ईयर्स में ही है, ठीक है? ये ब्लैक वुमन है लेकिन काफ़ी अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, ठीक है? और जो डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर सेक्सुअली अब्यूज़ होती रही है, फिज़िकली अब्यूज़ होती रही है और डिस्क्रिमिनेट होती रही है। तो नरेटर हमें विरिंगा के बारे में बताता है कि जब वो 2 साल की थी तब माओ माओ अपराइजिंग हो रही थी और उसके जो पेरेंट्स थे पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से डिटेन्ड किया गया था, यानी कि उनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है? सो उसके बाद वेरिंगा अपनी एक ऑन्ट के पास चली जाती है और वहाँ पे वो रहती है और काफ़ी एक्सेल करती है एकेडेमिया में और वो इंजीनियर बनना चाहती है, ठीक है? सो जब वो अभी टीनेज में जाती है तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होती है अमंग ब्लैक वुमेन। तो उसका जो अंकल होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी ऑन्ट की तरफ रहती है, तो उसका जो अंकल होता है वो भी काफ़ी ग्रीडी काइंड ऑफ पर्सन होता है, ठीक है? सो वो क्या करता है कि वो उसको एक एलीट क्लास के एक ओल्ड मैन से इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है? द ओल्ड मैन फ्रॉम निगोरिका, ठीक है? उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि तुम इसके साथ शादी कर लो, ये काफ़ी वेल्दी है, ठीक है? और तुम हमेशा खुश रहोगी, ठीक है? सो वो जो आदमी है, रिच मैन है, वो उसका शुगर डैडी बन जाता है, ठीक है? और वो उसको फिज़िकली एक्सप्लॉइट करता है, सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, ठीक है? वो कहता है कि वो उससे शादी करेगा, यानी कि उसके साथ एंगेजमेंट करता है, फियोंसे होता है उसका, ठीक है? और जब उसको वो फिज़िकली और सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है, तो वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है?
उसके बच्चे के साथ, ठीक है? सो वो उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। सो कुछ टाइम तक वो उस तरह से उसको डिले करता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो उसको छोड़ देता है, ठीक है? तो इस तरह से जो वेरिंगा है वो अभी बहुत छोटी होती है और उसका बच्चा हो जाता है, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील करती है इस बच्चे की वज़ह से, तो वो उस बच्चे को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ देती है इल्म-ओ-रोग में, ठीक है? और इसी टाइम पीरियड में वो पहली दफ़ा सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक अननोन स्ट्रेंजर मैन उसको बचाता है, ठीक है? सो वो उसको नहीं जानती, लेकिन बहरहाल वो बच जाती है, ठीक है? इसके बाद वेरिंगा नैरोबी चली जाती है, जो कि एक सिटी है कीनिया में, और वहाँ पे वो कोशिश करती है कि उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन उसको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलती। जिस भी ऑफ़िस में जाती है, जिस किसी के भी पास जाती है काम के लिए, सो वो सब उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सो इसी तरह से जॉब्स को ढूँढते-ढूँढते वो एक ऑफ़िस में जाती है, जिसके ओनर का नाम है बॉस किहारा। सो वहाँ पे वो जॉब ले लेती है। सो वो जो ओनर है वो काफ़ी रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन भी नज़र आता है, यानी कि वो चर्च में भी जाता है। वहाँ पे वो जॉब स्टार्ट कर देती है अपनी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसको पता चलता है कि जो उसका बॉस है, वो भी उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करना चाहता है। उसको इल्यूर करता है कि तुम मेरे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाओ और तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें दूँगा, ठीक है? क्योंकि वेरिंगा पहले भी इस कंडीशन से गुज़र चुकी है कि किस तरह से उसके शुगर डैडी ने उसको एक्सप्लॉइट किया, ठीक है? इस दफ़ा वो स्ट्रेट ऑन मना कर देती है। जो ओनर है ऑफ़िस का वो उसको फायर कर देता है, ठीक है? उसी ऑफ़िस के अंदर उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है, जो उससे ब्रेकअप कर लेता है, जो कि कहता है कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम में इस तरह का क्या है कि वो तुम्हें इल्यूर कर रहा था, ठीक है? सो तुम में ही कोई प्रॉब्लम है। सो इस तरह से वेरिंगा वहाँ से भी निकाली जाती है और वो सोचती है कि ये जितना कुछ भी हो रहा है, मे बी उसकी फिज़िकल अपीयरेंस की वज़ह से इस तरह से हो रहा है। सो वो सोचती है कि मेरा कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, मेरे हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, मेरे जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा येलोइश हैं, व्हाइट नहीं हैं, ठीक है? यानी कि वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है और इस टाइम पीरियड में वो काफ़ी ज़्यादा व्हाइटनिंग क्रीम्स भी यूज़ करती है कि उसका कलर फेयर हो जाए, और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों को देख-देख के फैशन को ऑप्ट करती है, जो कि उसके ऊपर सूट भी नहीं करता। और इसी नॉवल के अंदर हमें राइटर बताते हैं कि ब्लैक वुमन के अंदर वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। इस टाइम पीरियड पे वेरिंगा, क्योंकि अब उसकी जॉब भी चली गई है और इसी टाइम पीरियड में वो जिस घर पे रहती है, जहाँ पे उसने रेंट पे घर लिया होता है, उसका जो ओनर है वो रेंट बढ़ाने की बात करता है और फिर वो उसको उस घर से निकाल देता है, ठीक है? फिर वेरिंगा डिसाइड करती है कि उसको अपने होम टाउन इल्मोरोग में वापस चले जाना चाहिए। वो नैरोबी बस स्टेशन के ऊपर खड़ी होके वेट कर रही होती है बस का, ताकि वो अपने होम टाउन वापस जा सके। उसी टाइम पीरियड में अगेन वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फ़ील करती है और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, बस के सामने आने की कोशिश करती है। अगेन वो जो स्ट्रेंजर जिसने उसको पहली दफ़ा सेव किया था, वो ही उसको बचाता है और वो एक आवाज़ सुनती है कि कोई उसको कहता है कि तुम्हारा अभी टाइम नहीं आया इस दुनिया से जाने का। तुम बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फ़ील कर रही हो, सो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुसाइड कर लो। इस तरह से वो सुनते ही आवाज़ को वो फेंट हो जाती है, ठीक है, बेहोश हो जाती है, और जब वो फेंट होती है तो उसको एक नाइटमेयर नज़र आता है, ठीक है। ये नाइटमेयर उसको बचपन से ही दिखाई देता है। तो इस नाइटमेयर में वो क्या देखती है कि एक डेविल है, ठीक है, डेविल ऑन द क्रॉस, यानी कि कुछ लोग हैं और एक डेविल है। वो लोग जा रहे हैं और उसको क्रूसीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसको निकालना चाहते हैं उस डेविल को अपनी सोसाइटी से कि तुमने बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाया है हमें। इस तरह से वो उसको क्रूसीफाई करते हैं और वो जो डेविल है उसने जो कपड़े पहने होते हैं, ठीक है, उसके जो कुछ पीसेस हैं वो उन लोगों के अंदर बाँट देता है, ठीक है। वो जो पीसेस हैं वो सिंबलाइज़ करते हैं कनिंगनेस को, एक्सप्लॉइटेशन को, कैपिटलिज्म को, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है? जिस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है? वो अपने फैब्रिक से कुछ चंक्स लोगों को दे देता है और ये चीज़ सिंबलाइज़ करती है कि किस तरह से
जो कॉलोनाइज़र्स हैं वो चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ टैक्टिक्स वो बता के गए हैं जिसके थ्रू आज भी लोग सफ़र कर रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर, ठीक है? सो वो ये ड्रीम देखती है और उसको बचपन से ये वाला ड्रीम आता है, और जब वो वापस होश में आती है तो वो देखती है कि वो जो आदमी है, स्ट्रेंजर है, वो अभी भी वहीं पे है। तो वो उसको बताता है कि वो उसके होश में आने का वेट कर रहा था। सो उसके साथ बात करते-करते वेरिंगा उसको एक स्टोरी सुनाती है, एक लड़की क्रीमंडी की स्टोरी सुनाती है। ऑल्दो वो गलत नाम इस्तेमाल करती है, किसी का नाम इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अपनी ही स्टोरी उसको नरेट करती है। सो अगेन जो स्टोरी मैंने आपको बताया कि किस तरह से उसका एक शुगर डैडी होता है, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, और किस तरह से उसका बच्चा होता है, फिर वो एक ऑफ़िस में काम करती है और अगेन वहाँ से उसको निकाला जाता है। सो वो अपनी पूरी स्टोरी नरेट करती है उस आदमी को, लेकिन नाम किसी और का इस्तेमाल करती है। सो वो जो स्ट्रेंजर आदमी होता है वो उसको कहता है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि ये सब कुछ क्यों होता है हमारी सोसाइटी में, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस तरह की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं अपनी लाइफ में, तो तुम्हें मैं एक इनविटेशन देता हूँ एक फ़ीस्ट का, तो तुम वहाँ पे आओ और तुम खुद जानो कि कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है? सो वो उसको एक इनविटेशन कार्ड दे के जाता है एक फ़ीस्ट का, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वेरिंगा देखती है कि उस कार्ड के ऊपर जो फ़ीस्ट का एड्रेस है वो इल्मोरो का ही है, और वो अपने होम टाउन में ही जा रही है। सो फिर वो सोचती है कि उसको ये इवेंट अटेंड करना चाहिए, ठीक है? सो अब वो आदमी वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वेरिंगा अभी भी बस स्टेशन के ऊपर ही खड़ी है, और फिर वो वेट कर रही होती है बस का, कोई भी बस नहीं आ रही होती, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक बस आती है, ठीक है? जिसका ओनर है मवारा। वो एक ग्रीडी आदमी है, ठीक है? और वो भी डेविल काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है? जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी को ही गॉड समझता है, और वो हर तरह की चीज़ कर सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मनी। वो एक बस का ओनर होता है, और वो डेविलिश काइंड ऑफ बस होती है। उसका जो ऑरा है वो ऐसे नज़र आता है कि जैसे डेविल पोजेस्ड है, ठीक है? फिर वो लोगों को ऊँची-ऊँची आवाज़ें देता है और अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को कि वो आएँ, ठीक है? और वो उनको लेके जाए, ठीक है? वेरिंगा भी उस बस के ऊपर आ जाती है, ठीक है? और इसी तरह से डिफरेंट और भी पैसेंजर्स होते हैं जो उस बस के अंदर आते हैं, ठीक है? और आफ्टर सम टाइम वेरिंगा को पता चलता है कि ये जितने भी लोग हैं, ये असल में एक डेविल फ़ीस्ट के ऊपर जा रहे हैं, जिसको उसका इन्विटेशन कार्ड मिला था, ठीक है? सो वहाँ पे डिफरेंट लोग आ जाते हैं जो कि फ़ीस्ट के अंदर जाते हैं, और उस बस के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, और हर कैरेक्टर अपनी-अपनी स्टोरी को नरेट करता है। तो उस बस के ऊपर मिस्टर गोटेरिया भी होता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा एलीट क्लास से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? वो एक म्यूज़िशियन होता है, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है कि वाक़ई हमारी सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो क्या रियल हैं और क्या नहीं। तो वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए डेविल फ़ीस्ट में जाता है, ठीक है? और वो बताता है कि हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशंस आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है? सो वो चाहता है कि एक एल्बम को कंपोज़ करे जिसमें केनियन की पूरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है? सो इस तरह से वो अपनी स्टोरी को नरेट करता है। इसी तरह से एक और वुमन होती है इस बस के अंदर, ठीक है? वंगारी, जो कि बहुत ही पुअर लेडी होती है, एक पीज़ेंट होती है, ठीक है? वो भी डेविल फ़ीस्ट में ही जा रही होती है। तो वो भी अपनी स्टोरी को नरेट करती है कि किस तरह से उसने एक फ़र्म को स्टार्ट करना चाहा था, मनी बोरो करती है, लोन लेती है, ठीक है? लेकिन उसका फ़र्म स्टार्ट होने से पहले ही उसकी जो काउज़ हैं वो मर जाती हैं, ठीक है? सो उसके ऊपर कर्ज़ा चढ़ जाता है, और वो डिफ़रेंट तरीके से जॉब्स को एक्वायर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती, ठीक है? और फिर इस तरह से जॉब को माँगते-माँगते वो डिफरेंट जगहों पे जाती है जॉब के लिए, ठीक है? तो लोग उसको थीव कंसिडर करते हैं, रॉबर कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसका ब्लैक कलर होता है, ठीक है? सो वो पुलिस स्टेशन में जाती है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और देन फिर वो कहती है कि मेरे अपने ही लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे बुरा समझ रहे हैं, ठीक है?
सो फिर वो पुलिस स्टेशन में बताती है कि असल में वो रॉबर नहीं है, वो थीव नहीं है, ठीक है? थीव्स तो हमारी सोसाइटी में है, हमारे सिस्टम में है, लेकिन उनको कोई भी नहीं पकड़ता, ठीक है? इसी तरह से बहुत ज़्यादा थीव्स और रॉबर्स इल्म-ओ-रौग में हैं, ठीक है? और जो कि दिन-दहाड़े घूमते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं पकड़ता। पुलिस वाले उसको कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम हमें उस रॉबर्स और उन थीव्स के बारे में बताओ, ठीक है? सो अब वो लेडी भी उस फीस्ट के ऊपर जा रही है ताकि वो पुलिस को उन रॉबर्स का, उन थीव्स का एड्रेस बता सके, ठीक है? इसी तरह से एक और कैरेक्टर मिटूरी भी इस बस के ऊपर होता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लोअर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है? और आफ्टर सम टाइम उसको पता चलता है कि इसको भी बॉस की हारा जो वेरिंगा का एक्स बॉस था, उसने भी मिटोरी को फायर किया था, ठीक है? सो अगेन वो भी अपनी स्टोरी को नरेट करता है कि वो एंटी कैपिटलिस्ट है, ठीक है? वो डिफरेंट कैंपेन्स में, रिवॉर्ड्स में पार्टिसिपेट करता है अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है? वो बात करता है लोअर क्लास के बारे में, ठीक है? किस तरह से जो माओ माओ अपराइजिंग थी, उसका जो एसेंस है वो हमारी सोसाइटी से ख़त्म होता जा रहा है। हमारे अपने लोग ही हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है? सो इस तरह से ओवरऑल बस के अंदर बहुत ज़्यादा गॉसिप्स होती हैं, हर कोई अपनी-अपनी स्टोरी को नरेट करता है, ठीक है? सो इसी तरह से एक और आदमी एक स्टोरी सुनाता है इस बस के अंदर। तो ये आदमी एक पैराबल ऑफ टैलेंट्स की एक स्टोरी सुनाता है, ठीक है? जो मोर ओवर केनियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। सो वो बताता है कि एक वाइट रूलर मास्टर होता है, ठीक है? और जिसको सोसाइटी से एक्सपेल किया जाता है, ठीक है? और जब उसको एक्सपेल किया जाता है तो वो क्या करता है कि उसके जो लॉयल सर्वेंट्स होते हैं वो उनको गैदर करता है, ठीक है? उनको मनी ऑफर करता है डिफरेंट काम करने के लिए, जैसे कि 5 लाख शेलिंग्स और 2 लाख शेलिंग्स और 1 लाख शेलिंग्स, ठीक है? सो इस तरह से वो उनको कहता है कि तुम लोग मेरे लिए काम करो, ठीक है? लोगों को एक्सप्लॉइट करो, मेरे लिए प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है? सो मैं तुम्हें टैक्टिक्स बताऊँगा, ठीक है? सो इस तरह से वो एक पैराबल को सुनाता है, ठीक है? सो जो आदमी ये पैराबल हमें सुनाता है वो बताता है कि असल में जो जो फीस्ट हो रहा है उस ही ने उसको हेल्ड किया है, यानी कि वो उसका ओनर है, मास्टर है उस फीस्ट का, ठीक है? और ये जो पैराबल थी ये आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ठीक है? सो ये जो फीस्ट है, अब हमें फर्दर इस फीस्ट के बारे में पता चलेगा कि ये जो फीस्ट है यहाँ पे कंपटीशन होता है रोबर्स का और थीव्स का, ठीक है? यानी कि डिफरेंट किस्म के रोबर्स आते हैं, थीव्स आते हैं जिन्होंने बड़ी-बड़ी चोरियाँ की हैं, जिन्होंने छोटी-छोटी चोरियाँ भी की हैं। सो वो एक कंपटीशन है, ठीक है? सो वो वहाँ पे आते हैं, अपनी आज तक की जितनी भी रॉबरीज़ हैं, जो जितनी भी उन्होंने चोरियाँ की हैं, गलत काम किए हैं, किसी तरह से भी लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, वो सब अपनी-अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं, ठीक है? फिर उन लोगों में से 7 विनर्स को चूज़ किया जाएगा और वो लॉयल्टीज़ होंगे किसके? फॉरेनर्स के, ठीक है? और उस डेविल फीस्ट के अंदर काफ़ी फॉरेनर्स भी आएँगे, ठीक है? और वो चूज़ करेंगे अपने लॉयल्टीज़ को, ठीक है? और उनको रिप्रेज़ेंट करेंगे इस सोसाइटी के अंदर ताकि वो उनके लिए काम कर सकें। तो इस तरह से हर कोई अपनी-अपनी स्टोरी को नरेट करता है उस बस के अंदर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, ठीक है? सो इवेंचुअली वो सब फीस्ट के ऊपर जाते हैं और वो फीस्ट में जाते हैं और वहाँ पे हर कोई आता है और अपनी-अपनी रॉबरीज़ के बारे में बताता है कि हम लोगों ने ये किया है, हम लोगों ने वो किया है, ठीक है? सो एक आदमी आता है और वो बताता है कि मेरे जो नेबर्स थे, मेरे जो टाउन के लोग थे, ठीक है, मैंने उनकी मुर्गियाँ उनको चोरी किया था। इसी तरह से जो फीमेल के जो पर्स हैं मैंने उनको भी चोरी किया था, ठीक है। फीस्ट के अंदर हर कोई उस चोर के ऊपर हँसता है कि ये कौन-सी चोरियाँ हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन में एलिजिबल वही लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रॉबर्स हों, ठीक है। यानी कि एक इंटरनेशनल लेवल होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। छोटी-मोटी चोरियाँ जो हैं हम उनको काउंट नहीं करते, ठीक है।
सो इस तरह से हर कोई आता है, अपनी-अपनी स्टोरी सुनाता है कि हम लोगों ने ये किया है, हम लोगों ने वो किया है, ठीक है। सो इसी दौरान लंच ब्रेक होता है और वेडिंगा और जो गेटोरी है, ठीक है, वो बाहर चले जाते हैं। तो वो दोनों जब ब्रेक के ऊपर जाते हैं, लंच ब्रेक के ऊपर, तो जो गेटोरी है वो अपनी स्टोरी को नरेट करता है, ठीक है। सो वो बताता है कि वो एक रिच क्लास से बिलॉन्ग करता है, लेकिन उसका जो फादर है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ठीक है। और वो उसको कहता है कि तुम मेरे जैसे बनो, ठीक है, लेकिन वो अपने फादर को पसंद नहीं करता। रादर वो सिंपैथाइज़ करता है विद लोअर क्लास, ठीक है। उसके जो सर्वेंट्स होते हैं, जिनको उसका फादर एक्सप्लॉइट करता है, तो वो उसके साथ सिंपैथाइज़ करता है। सो इवेंचुअली उसका फादर क्या करता है कि उसको अमेरिका में भेज देता है, कहता है कि तुम वहाँ से कुछ स्किल्स को लर्न करके आओ, ठीक है। सो वहाँ पे वो जाता है गेटोरी, और वहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो म्यूज़िशियन बनेगा। और जब वो वापस आता है और अपने फादर को बताता है, तो वो बहुत ज़्यादा शेम फ़ील करता है कि तुम्हें मैंने इसके लिए भेजा था, ठीक है। सो उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है कि तुम मेरे नक्शे कदम पर नहीं चल रहे, ठीक है। यानी कि जिस तरह से मैं लोगों को एक्सप्लॉइट करता हूँ, तुम उस तरह से नहीं कर रहे, ठीक है। सो इसी तरह से फिर वेरेंगा भी अपनी स्टोरी को सुनाती है कि किस तरह से जब वो 2 साल की थी, तो उसके पेरेंट्स को पॉलिटिकल इश्यूज़ की वज़ह से डिटेन कर दिया गया था, ठीक है। और तब वो 2 साल की थी और फिर वो अपनी ऑन्ट के पास चली गई, ठीक है। सो वहाँ पे उसका एक शुगर डैडी था, उसने उसको फिज़िकली और सेक्सुअली अब्यूज़ किया, और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। और इस तरह से उसका बच्चा हो गया और उसने सुसाइड करने की कोशिश की, ठीक है। दोनों अपनी-अपनी स्टोरीज़ को नरेट करते हैं, और इस टाइम पीरियड में उनको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्शन फ़ील होती है टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। यानी कि उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो इसके बाद वो दोनों वापस केव में आ जाते हैं, ठीक है। और जो गेटोरी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड होता है, उसको पहले लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा हमारी सोसाइटी में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी आँखों से सब कुछ एक्सपीरियंस करता है कि किस तरह से उसके अपने लोग आके बता रहे हैं कि हमने इस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, तो उसको लगता है कि वो ड्रीम देख रहा है, ठीक है। और इसी के साथ जो वेडिंगा है, फिर वो उसको बताती है कि ये ड्रीम नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है कि वेडिंगा उस फीस्ट से चली जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ट्रेजिक किस्म का एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से अपने ही लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और ये सब कुछ, ठीक है। सो वो वहाँ से फीस्ट से केव से बाहर चली जाती है, ठीक है। और वो वहाँ पे उसकी आँख लगती है और उसको क्या ऐसा फ़ील होता है कि कोई उससे बात कर रहा है, ठीक है। सो वो फ़ील करती है कि ये सैटन है, ठीक है, यानी कि डेविल है। तो वो उसको इस तरह से जो इसके अपने लोग हैं वो ही एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, इन लोगों को किस-किस तरीके से करते हैं, किस तरह से न्यू कलोनियलिज़्म सोसाइटी में वर्क करता है, ठीक है, डिफरेंट टैक्टिक्स के साथ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उसको बताता है वेरिंगा को वो डेविल, और उसको इनवाइट करता है कि वो भी काम करे इसके लिए, ठीक है। लेकिन वेरिंगा मना कर देती है, ठीक है। और जब उसकी आँखें खुलती हैं तो गेटोरी उसके सामने होता है और वो उसको बताता है कि वंगारी, ठीक है, जो कि इन रॉबर्स को और थीव्स का पता बताना चाहती थी पुलिस को, एक्चुअल में पुलिस वहाँ पे आई है फीस्ट के ऊपर और उसने वेंगारी को ही अरेस्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है वो भी अंडर काम कर रही थी इन एलीट क्लास के, ठीक है। यानी कि वो रॉबर्स को पकड़वाना चाहती थी, लेकिन उन रॉबर्स ने ही उसको अरेस्ट करवा दिया है, ठीक है। सो इसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं, ठीक है, और वो केव के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि जो मेटोरी है वो भी कुछ लोगों के साथ आता है जो कि एंटी कैपिटलिस्ट होते हैं। उसमें उसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ठीक है। सो वो सब एंटी कैपिटलिस्ट होते हैं, नारे लगाते हैं, ठीक है, कि ये सब कुछ खत्म होना चाहिए इस तरह से। लेकिन वहाँ पे जो पुलिस है वो उन सबको अरेस्ट करती है, उनको मारती है, ठीक है, उनको सरप्राइज़ करती है और वो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से फीस्ट एंड होता है, ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद स्टोरी फर्दर आगे हमें पता चलती है कि 2 साल हो गए हैं, विरिंगा और जो गिटोरी है वो दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये दोनों एक-दूसरे के पेरेंट्स से मिलते हैं। सबसे पहले जो गिटोरी है वो विरिंगा के पेरेंट्स के पास जाता है, उनसे मिलता है और वो अप्रेज़ करते हैं गिटोरी को और वो हाँ कर देते हैं शादी के लिए। इसके बाद
जो वेरिंगा है वो जाती है गेटोरी के पेरेंट्स के पास, ठीक है? और उसको पता चलता है उसका जो फादर है गेटोरी का, वो उसका ही शुगर डैडी है जिसने उसको प्रेग्नेंट किया था, सेक्सुअली अब्यूज़ किया था, ठीक है? सो पहले तो वो डर जाती है, ठीक है? और चुप रहती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं दोबारा से एक्सप्लॉइट नहीं होऊँगी, ठीक है? यानी कि उसका जो शुगर डैडी है वो अगेन उसको थ्रेटन करने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ वापस आ जाओ, ठीक है? इस तरह से। लेकिन वेरिंगा कहती है कि नहीं, इस दफ़ा मैं चुप नहीं रहूँगी। सो वो क्या करती है कि वो जो गेटोरी का फादर है, जो उसका शुगर डैडी था, उसको गन शूट कर देती है और उसको मार देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है, ठीक है? और जो गेटोरी है उसको समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो किसका साथ दे, वो वेरिंगा का साथ दे या फिर अपने फादर का साथ दे, ठीक है? अपने लोगों का साथ दे, उसको कुछ समझ नहीं आती, ठीक है? सो वेरिंगा उसको मारने के बाद वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। सो इसके साथ हमारा जो नॉवल है उसका एंड होता है, ठीक है? सो दैट वाज़ द समरी ऑफ द एंटायर नॉवल। ये काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि मैंने हर एस्पेक्ट को कवर किया है, ठीक है? यानी कि मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। ओके, सो फर्दर अगर हम इस नॉवल के थीम्स के ऊपर बात करें, ऑल्दो इस नॉवल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा थीम्स मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये नॉवल हम पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, सो इस वजह से हमारा जो फोकस है वो पोस्ट कॉलोनियल के एस्पेक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? सो हमारे पास फर्स्ट थीम आ जाता है न्यू कॉलोनियलिज्म और करप्शन, ठीक है? और ये जो नॉवल है इसमें जो सबसे डोमिनेंट थीम है दैट इज़ न्यू कॉलोनियलिज़्म, ठीक है? इस एक थीम के ऊपर ये पूरा नॉवल बेस्ड है, ठीक है? कि किस तरह से न्यू कॉलोनियलिज़्म हमारी सोसाइटी में काम कर रहा है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक और थीम आ जाता है मार्क्सिज़्म, यानी कि किस तरह से जो एलीट क्लास हैं वो लोअर क्लास को सब्जुगेट करते हैं, सप्रेस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। सो आप इस थीम को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेमिनिज़्म के ऊपर थीम, ठीक है? आप इसको जनरल देख सकते हैं फेमिनिस्टिक एनालिसिस के ऊपर भी कि किस तरह से जो वुमेन की जो कंडीशन थी इन पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड वो कैसी थी, ठीक है? और किस तरह से फीमेल्स को सब्जुगेट किया जाता था, सप्रेस किया जाता था, फीमेल्स डबल मार्जिनलाइजेशन फील करती हैं सोसाइटी में। एक नेक्स्ट हमारे पास थीम आ जाता है लेगेसी ऑफ कॉलोनाइजर्स की, किस तरह से हमारी सोसाइटी में आज भी कॉलोनाइजर्स की लेगेसी है, ठीक है? और किस तरह से वो अभी तक चल रही है, ठीक है? ये थे कुछ थीम्स जो हमें इस नॉवल के अंदर मिलते हैं। इंशाल्लाह मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को कवर करूँगी। सो दैट वाज़ ऑल फॉर दिस नॉवल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस नॉवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।